हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों से आशा करती हूँ कि अब तक हमने जो क्लास 6 के लिए लेक्चर दिए हैं उसमें मैंने चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। एक के मैंने नोट्स आपको भेज दिए थे और दूसरा मैंने आपको पढ़ा के उसके समरी समझा के वो डॉग वाला जो लेसन था उसकी मैंने सारी समरी आपको समझा दी है। टुडे वी विल स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर जो पोएम होती है उसके लास्ट में एक पोएम है। हर लेसन के लास्ट में एक पोएम जुड़ी हुई है, वो भी आपके सिलेबस में आती है, इसलिए हमें ये करनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये लेसन नंबर 2 की पोएम है जो कि जिसका नाम है द काइट। अब इसका जो समरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैं नोट कर रही हूँ, आप लोग भी इसे नोट करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे। मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it's new। मैं आपको इसके बारे में बाद में अभी समझा देती हूँ साथ के साथ। आप लोग इसे नोट करते जाइए पहले। With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship, with only a sail, आप लोगों को समझ आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है शायद अच्छे से। आप इसे नोट करते जाइए। A sail as overtight of wind its rides। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गई। इसके बाद टाइड ऑफ विंड इट्स राइड्स। अभी दिखाई दे रहा होगा बच्चों आप सबको? दिख रहा है? हाँ जी, ये बिल्कुल लगातार एक पोएम है, आप लिखते जाइए। क्लाइंब टू द क्रेस्ट of a crust and pulse, then seems to rest as wind flows, ठीक है, तो ये जो पोएम है आपकी, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, with a dive and dip it snap its tail, then soar like a ship with only a sail, as over tide of wind it ride, climb to the crest of the gust and pulls, then seems to rest as wind falls। देखिए बहुत प्यारी कविता है। इसको जो लिखने वाले राइटर है उनका नाम हैरी भेन है। जैसा कि आपको ऊपर पोएम दिखाई दे रही है, मैं अब आपको इसका सारा जो मीनिंग है वो बताती हूँ। All of us like to fly kites। देखिए बच्चों, आप सबको भी पतंगे उड़ाना सबको ही बहुत पसंद आता है। सब बच्चे बड़े खुश होते हैं पतंगों के नाम से। खास तौर पे बॉयज लाइक वेरी मच टू फ्लाई द kites। ओके, हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी इसे उड़ाने की कोशिश करी है?
Read this poem about a kite as it flies in the sky. और अब हम ये कविता, पतंग के ऊपर एक कविता, इतनी प्यारी कविता है जो लिखी है, वो कविता कवि ने अपने भाव प्रकट किए हैं एक पतंग के लिए। तो बुक में देखते जाएंगे और आप सुन के इनके अर्थ भी समझते जाएंगे। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू। जब नई नई पतंग आती है तो आपने देखा है वो किस प्रकार चमकती हुई हमें दिखाई देती है, ठीक है। इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बिल्कुल जब नई नई किताब हम नई नई आती है तो हमें बड़ी चमकती हुई सी दिखाई देती है। विद द डाइव एंड डिप इट स्नैप इट्स टेल, विद अ डाइव एंड डिप इट स्नैप इट्स टेल। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए यहाँ डाइव का मतलब होता है डुबकी लगाना। आप जब पतंग को उड़ते हुए देखते हैं ऊपर तो कभी वो नीचे कभी वो ऊपर, ऊपर नीचे जब आप उसकी डोर खींचते हैं तो वो ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए कहा गया है कि वो कभी हमको इस तरह से दिखाई देती है, विद द डाइव एंड डिप, जैसे ऊपर जा रही है और नीचे डुबकी लगा रही है। डिप का मतलब क्या है? यहाँ डाइव एंड डिप, इसका मतलब यही है कि वो यहाँ पर डुबकी लगा रही है। इट स्नैप इट्स टेल, इट स्नैप इट्स टेल का मतलब क्या है? उसकी जो पूंछ है वो एक लटक, टेल जो है उसके अंदर पन्नी के अंदर लटकी हुई होती है जो कि हमें उसकी पूंछ के समान दिखाई देती है। उसकी जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें कतरन सी लगी होती है और जब वो उसके साथ साथ हिलती हुई उड़ती रहती है तो वो हमको इस तरह से प्रतीत होती है जैसे कि कोई पूंछ लटक रही हो। Then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind its ride. इसका अर्थ क्या है? then soar like a ship, और वो कभी कभी नीचे ऊपर होती रहती है और उसकी पूंछ हमें दिखाई देती है जिस तरह। अब ये क्या कह रहा है कि अब कवि को क्या दिखाई दे रहा है? देखिए शिप की बात हो रही है। शिप ऐसे टाइप की शिप है जिसका मतलब जहाज है। सोर्स का मतलब क्या होता है? ऊंची, बहुत ऊंची नीची लहरें। आपने देखा है जब जहाज को कभी समुद्र में चलते हुए तो लहरें बड़ी ऊपर नीचे इस तरह से वहां चलती रहती हैं। तो बिल्कुल वो भी उसी तरह से हमें ऊपर नीचे होती हुई, जैसे कि पानी में बह रही हो या समुद्र में चल रही हो, ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात। एज ओवर टाइड्स का मतलब क्या है? लहरों पर चलती हुई, जैसे कोई जहाज चलाने वाला जो होता है वो लहरों के ऊपर से ऊपर नीचे उसको ले जा रहा है। ऑफ इट विंड्स राइड, ठीक है, जैसे सवारी कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। Of winds its ride, climb to the crest of a gust and pulse, then seems to rest as wind falls. क्या मतलब है? विंड का मतलब क्या होता है? हवा। आपने देखा है जब हवा बहुत तेजी से चलती है तो वो आसमान को छूने लगती है, उसके साथ साथ वो ऊपर चली जाती है और ऐसे में ऊंची होती हुई पहाड़ों के ऊपर से होती हुई आसमान को छूती हुई हमें दिखाई देती है। हवा कम होने पर वो नीचे गिर जाती है। आपने देखा है उसको, सीम्स रेस्ट, तो ऐसा लगता है एक बार तो आके फ्लोट करने लग जाती है जैसे वो वहां पर रुकी हुई है। आइए आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में। Then seems to rest as wind falls. अगर हवा तेज चलती है तो वो ऊपर चली जाती है और अगर हवा धीरे चलती है तो वो हवा के साथ नीचे फ्लोट करने लगती है। आइए आपको यहाँ तक बात समझ में। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। सो अब इसके आगे का जो पार्ट है ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ था। अब मैं इसका जो सेकंड पैराग्राफ है वो भी आपके लिए नोट करती हूँ, ठीक है। आपने मीनिंग तो साथ के साथ मैं समझती हूँ कर ही लिए हैं। इसके आगे की सेकंड इसका जो पैराग्राफ है स्टैंजा वो लिखते हैं when string goes slack, string 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 goes slack, you wind it back, you wind it back and run until a new breeze blows blue and its wings fill and its
wings fill and up it goes, and up it goes। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको? बाकी की मैं यहाँ लिख रही हूँ, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। उसका कलर कैसा है? इसका कलर नीला है। ब्लू, इट इज अ काइट, इज अ काइट, इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, व्हेन इट्स न्यू। ठीक है, बट अ रैकेट, बट रेगर्ड थिंग, जब उस पर रगड़क लगती है किसी चीज की, जब वो कहीं पर अटक जाती है तो वो फटी फटी होना, रेगर्ड का मतलब कटा फटा होना। यू नेवर विल सी, तुम्हें फिर वो कभी दिखाई नहीं देती है। Then it flaps on a string, on a string in the top of a tree, in the top of a tree। देखिए, now the poem is finished from my side। अभी रिटन पैटर्न था, हमने लिख ली पोयम। When string goes slack, string goes slack का मतलब क्या होता है? जब हम उसे, उसका जो धागा है, स्ट्रिंग का मतलब यहाँ क्या है? स्ट्रिंग का मतलब मैं भी आपको लिखवाऊंगी, धागा होता है। स्ट्रिंग है वो जाती है स्लैक, जब हम उसे ढीला छोड़ देते हैं, हल्का छोड़ दो, उसे ढीला छोड़ दो। यू विंड इट बैक, तो तुम देखते हो कि वो आप वापस आपकी ओर आने की दिखाई दे, जैसे प्रतीत होती है। एंड रन अंटिल, और जब तक दौड़ती है, अ फ्यू ब्रीज ब्लो, जब तक वो आपको अपनी तरफ आती हुई, कई बार आपने देखा जब आप पतंग उड़ाते हैं तो वो आपको अपनी ओर आती हुई दिखती है। एंड रन अंटिल, और वो जब तक ऐसे दिखाई देती है जब तक उसे तेज हवा नहीं मिल जाती। एंड इट्स विंग्स फिल, और उसके पंख इस प्रकार भर जाते हैं। एंड अप इट गोज, और जैसे ही हवा उसके पंखों में भर जाती है तो वो फिर ऊंची उड़ान ले लेती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब बिल्कुल नई चमकती हुई पतंग हमें दिखाई दिखती है। इसमें इसने पतंग का कलर भी आइडेंटिफाई किया है, द ब्लू कलर। जब उस पर सूरज की किरणें गिरती है तो वो बहुत चमकती हुई हमें दिखाई देती है। बट अ रेडर थिंग यू नेवर विल सी, और जब वो कहीं जाकर अटक जाती है, फंस जाती है, तो तुम्हें वो बहुत दूर जाने पर दिखाई नहीं देती है, लटपट जाने पर। When it flaps on the string in the top of a tree, जब वो किसी ऊंचे पेड़ पर जाकर अटक जाती है और हवा के साथ जब वो हिलती डुलती रहती है, फटफड़ाती रहती है, उसमें से फट 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 की आवाज आती है, आपको वो आवाज तो सुनाई देती है कि मेरी पतंग कहीं ना कहीं किसी पेड़ के टॉप पर अटकी हुई है, दिखाई दे रही है। और उसकी आवाज से कि फ्लैप जो हो रही है, कटी फटी होने के कारण भी वो आपको आवाज सुनाई देती है और वो आपको दिखाई नहीं देती है। देखिए कितनी सुंदर कल्पना है कवि की कि वो पतंग के लिए भी कितना एहसास बता रहा है। और अब अगर आप लोगों ने ये पोएम अगर ध्यान से इसे एक या दो बार जब आप इसे पढ़ोगे तो आप देखेंगे इसमें स्माइलीज का यूज किया गया है। वो इस तरह से प्रतीत हो रही है, वो चीज उसकी इस तरह से दिखाई दे रही है। उसने इसकी तुलना दूसरी चीजों से करी है, जैसे जब वो ऊपर नीचे होती है तो वो कह रहा है कि वो लहरों पर चल रही है ना, ऐसे, ठीक है, कि लहरों पर अंदर और बाहर आ रही है। और जैसे जैसे वो सूरज के जैसे चमकती हुई हमको दिखाई दे रही है, जब उसकी ब्राइटनेस हमको दिखाई देती है वो बहुत सुंदर दिखती है। कट फट जाने पर भी जो हवा के साथ वो हिलती रहती है उसकी आवाज हमें सुनाई देती रहती है, फट 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 फट, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी लाइन है, विंग्स फिल, जब उसकी पंखों में हवा भर जाती है। अब उसके कोई पंख नहीं होते हैं, लेकिन उसने कवि ने यानी कवि हैरी ने ये उसका कंपैरिजन किया है, तुलना करी है एक पतंग की पंखों से कि वो उड़ते हैं, उड़ती हुई ऐसे प्रतीत होती है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये सारी समझ में आ गई होगी। अब हम इनके हार्ड वर्ड और मीनिंग्स दोनों एक साथ कर लेंगे, ठीक है। So
अब हम इसका जो नेक्स्ट एक्शन काम करेंगे वो लिखेंगे हार्ड वर्ड्स विथ मीनिंग्स। मैं दोनों एक ही साथ करवा रही हूँ, वैसे तो हम हमेशा करते हैं, तो जो जो मैं लिखवाती जा रही हूँ आप इन्हें नोट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। राइट, मैं एक बार लिख रही हूँ, आप भी नोट करिए। स्नैप, dive and dip, source, tight, tights, string, slack, breeze, largest, 5, 6, 7, 9 and 10। ठीक है बच्चों, अब इनके देखिए जो मीनिंग होते हैं वो क्या होते हैं। ब्राइट यानी चमकना, ब्राइट यानी चमकना। स्नैप्स, स्नैप्स का मतलब होता है फूटने की आवाज। डाइव एंड डिप, डुबकी लगाना, डुबकी लगाना। सोर्स, ऊंची उड़ान भरना। टाइड्स, टाइड्स का मतलब होता है लहरें। इसमें एक वर्ड मैं भूल गई हूँ, आप भी लिख लीजिएगा, क्रिस्ट। यहाँ पर CREST, क्रिस्ट, ये होता है सतह, ठीक है। GUST, गस्ट। स्ट्रिंग यानी मांझा, हम पतंग के लिए तो इसे मांझा लेते हैं, यह धागा। स्लैक, स्लैक का मतलब होता है ढील छोड़ना, ढील छोड़ना। ब्रीज यानी हवा या बयार। ट्रैक्टर, खुरदरा, कटा फटा होना, कटा फटा। फ्लैप्स, फड़फड़ाना। फड़फड़ाना। गस्ट, हवा का झोंका, हवा का झोंका। सो आप लोग इसे फटाफट नोट करिए। ये बहुत सिंपल से स्पेलिंग्स और मीनिंग्स हैं जिन्हें आप लर्न करेंगे। लिख के उनके हिंदी मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। तो आज की जो क्लास है उसे हम यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद आप जो वर्किंग विद द पोएम है उसमें आपने देखा है कविता में लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड इन द पोएम।
पोएम के अंदर कुछ पीछे एक्शन वर्ड दिए हैं जिसमें आपको डाइव, डिप, स्नैप लिख के दिया है। इसी तरह से एक्शन वर्ड और हैं सोर, राइड, क्लाइंब, ब्लो एंड फ्लैप। डुबकी लगाना, राइड यानी चढ़ना या उड़ान सवारी, क्लाइंब यानी ऊपर चढ़ना, ब्लो यानी बहना या और लास्ट में दिया है फड़फड़ाना। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? दिस इज वेरी सिंपल चैप्टर। पोएम बहुत आसान थी और आपको बहुत अच्छे से ये याद होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, यू जस्ट नोट इट इन योर कॉपीज एंड ट्राई टू लर्न इट ऑल्सो। और ये हार्ड वर्ड्स और उसके मीनिंग्स आप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अब हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, लर्न इट।